हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल फेरिट क्लासेस में। तो हम सभी मगध साम्राज्य को कवर कर रहे हैं, जिनमें हम सभी ने अभी तक मौर्य वंश तक कवर कर लिया है। ठीक है। और लास्ट में मौर्य वंश के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ है, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग कर देता है और मगध पर शुंग वंश की स्थापना कर देता है। तो जो आज का वीडियो है वह शुंग वंश से स्टार्ट होगा। तो आज की वीडियो में अगर हम सीक्वेंस में बात करें तो आज हम शुंग वंश को कवर करेंगे, उसके बाद कर्ण वंश को और उसके बाद सातवाहन वंश को इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। ठीक है। जो सातवाहन वंश है उसको थोड़ा डिटेल से कवर करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा एग्जाम पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। बाद में जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वह गुप्त वंश से रिलेटेड होगा। तो आगे बात करते हैं, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया है। तो मौर्य साम्राज्य का अंत होने के बाद मगध पर जो यह कह सकते हैं मगध की राजनीति एकता थी वह छिन्न भिन्न होने लगी। भारत के उत्तरी पश्चिमी घाट पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके अनेक स्थानों पर अलग अलग राज्य की स्थापना करने लगे। दक्षिण भारत में भी कई सामंतों ने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी और इस प्रकार पूरा का पूरा जो मगध साम्राज्य था वह जो पहले जो मगध साम्राज्य था वह अब बिखर गया था। अब बात करेंगे मौर्योत्तर कालीन वंश के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले रहेगा शुंग वंश। तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग और यह मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और उसके बाद मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर दी। यह प्रथम ब्राह्मण राजवंश है जिसने मगध पर पहली बार प्रशासन किया। इसने अपनी राजधानी विदिशा जो एमपी में है उसको बनाया था। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने शासनकाल में बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया था। इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की महानता को समझा और उसने बाद में कई स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया था। मतलब जो उसने बौद्ध स्तूप नष्ट करवाए थे, उसके बाद जब उसने बौद्ध धर्म की महानता को समझा तो उन्हीं बौद्ध स्तूपों को उसने पुनर्निर्माण कराना स्टार्ट कर दिया था, जिनमें से इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश का भरहुत स्तूप, जिसका निर्माण ये कह सकते जिसका पुनः निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया, जो कि पहले लकड़ी का बना हुआ था और बाद में इसको पत्थर का करवाया। ठीक है। आगे है पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसके पुरोहित पतंजलि थे। ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किस शुंग शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो आपका आंसर होना चाहिए पुष्यमित्र शुंग ने, और उसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि। इसके बाद बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना भी इसी के शासनकाल में हुई थी, और इसके ही शासनकाल में पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी और मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी। और इसके ही समय 2 यवन जिन्हें विदेशी कहा जाता है, 2 यवन आक्रमण हुए और दोनों ही यवन आक्रमण में पुष्यमित्र शुंग की विजय हुई, जिनमें से पहले आक्रमण का नेतृत्व डिमेट्रियस ने किया और दूसरे आक्रमण का नेतृत्व मिनांडर, जिसको मिलंद भी कहते हैं, उसने किया। जो ये मिनांडर था, इसने बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। आगे है पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग नरेश खारवेल से युद्ध किया, परंतु खारवेल ने इसे पराजित कर दिया। आगे है पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र इसका उत्तराधिकारी बना। आगे इंपोर्टेंट है कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम में विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। अग्निमित्र कौन है? अग्निमित्र है पुष्यमित्र शुंग का पुत्र। ठीक है। और इसके ही कह सकते हैं जो प्रेम प्रसंग था उसकी जानकारी किससे मिलती है? जो कालिदास की रचना थी मालविकाग्नि, उससे मिलती है कि विदिशा के एक राजा थे अग्निमित्र और एक मालव देश की राजकुमारी थी मालविका। ठीक है। आगे है इस वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ, जिसकी हत्या उसी के मंत्री वासुदेव ने कर दी और कर्ण वंश की स्थापना कर दी। ठीक है। तो अभी तक मगध पर किसका शासन चल रहा था? शुंग वंश का। ठीक है। लेकिन जो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, उसकी हत्या कर देता है वासुदेव और अब मगध पर
कर्ण वंश की स्थापना कर देता है वासुदेव। ठीक है, तो कर्ण वंश इतना इम्पोर्टेंट नहीं एग्जाम पर्पज से, बस उसके संस्थापक और अंतिम शासक को ही जानना जरूरी है। तो कर्ण वंश का संस्थापक था वासुदेव और इस वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा, जिसकी हत्या उसके ही मंत्री सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिटेल से सातवाहन वंश के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमुक को। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने उन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया और सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा, जिस कारण इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। सातवाहन की राजधानी महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान थी। सिमुक की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णा, जिसे कान्हा भी कहा जाता है, वह शासक बना और कान्हा के बाद उसका पुत्र सातकर्णी प्रथम शासक बना। अब हम पढ़ेंगे सातकर्णी प्रथम के बारे में। तो यह सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था और सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का नानाघाट अभिलेख प्राप्त होता है। इसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियां बताई गई हैं। अगर नानाघाट अभिलेख के बारे में बात करें तो नानाघाट अभिलेख में ही सातकर्णी प्रथम को महान विजेता और महान शासक बताया गया है। नानाघाट अभिलेख में ही यह उल्लेख मिलता है कि सातकर्णी प्रथम ने यज्ञ के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमि दान देना शुरू किया और यह भूमि दान का प्रथम अभिलेख के प्रमाण है। ठीक है, तो किस अभिलेख में भूमि दान के साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं? तो वह है नानाघाट अभिलेख से। आगे बात करते हैं सातवाहन वंश में हाल शासक के बारे में। तो सातवाहन वंश में हाल महानतम शासक था। वह एक बड़ा कवि तथा कवियों एवं विद्वानों को आश्रय देता था। हाल ने ही गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की रचना की थी और जो इसकी भाषा थी वह थी प्राकृतिक। हाल के ही मंत्री गुणाढ्य ने बृहत कथा की रचना की थी। अब आगे है सातवाहन वंश में गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो सातवाहन वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इसके समय नासिक के शक शासक नहपान ने इस पर आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। नासिक की एक जगह है जोगल थम्बी से चांदी के लगभग 8000 सिक्के प्राप्त हुए, जिनमें एक तरफ नहपान तथा दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम है, जिससे पता चला है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। अब बात करेंगे सातवाहन वंश में वशिष्ठ पुत्र पुलुमई के बारे में। तो वह गौतमी पुत्र का तत्काल उत्तराधिकारी था। वशिष्ठ पुत्र पुलुमई के सिक्के और शिलालेख आंध्र में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है इसमें जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार उसका विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व में उसकी व्यवस्थाओं के कारण पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों ने अपने कुछ क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिए थे। तो ये था वशिष्ठ पुत्र पुलुमई। अब है सातवाहन वंश में यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। उसने शकों के विकसित क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया था। यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं, जिससे उसकी जल यात्रा एवं व्यापार का पता चलता है। उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात से प्राप्त हुए हैं। यज्ञश्री सातकर्णी की मृत्यु के बाद सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया, जिसका मुख्य कारण विद्रोह एवं केंद्रीय शासन की दुर्बलता थी। अब हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश का प्रशासन किस तरीके से था। तो सातवाहन वंश का प्रशासन पूरी तरह से शास्त्रों पर आधारित था, जिसकी संरचना निम्नलिखित थी। उसमें सबसे पहले क्या होता था? राजन या राजा होता था जो शासक था। दूसरा पॉइंट है इसमें राजकुमार या राजा, जिनके नाम सिक्कों पर अंकित होते थे। तीसरा है महारथी, जिनके पास गांव देने की शक्ति थी और शासक परिवार के साथ वैवाहिक संबंध बनाए रखने का भी विशेष अधिकार भी था। सातवाहन वंश के प्रशासन में फोर्थ पॉइंट है जिसमें महासेनापति होता था और फिफ्थ पॉइंट है महतला वरा,
ठीक है, तो इस तरीके से सातवाहन वंश का प्रशासन था। आगे बात करेंगे सातवाहन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम सातवाहन सिक्कों के बारे में जानेंगे क्योंकि एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। तो सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों में सबसे पहला पॉइंट है चांदी के सिक्के, दूसरा है तांबा के सिक्के, तीसरा है पोटीन चांदी के सिक्के एंड चौथा है सीसा के सिक्के। आगे बात करते हैं तो सातवाहन सिक्कों पर कई प्रतीक भी अंकित थे, जिनमें चैत्य प्रतीक, चक्र चिन्ह, शंख चिन्ह, कमल का चिन्ह, नंदी पथ प्रतीक, जहाज का प्रतीक, स्वास्तिक चिन्ह और पशु आकृति। तो इस तरीके के प्रतीक या चिन्ह सातवाहन सिक्कों पर अंकित थे। आगे बात करते हैं तो सातवाहन सिक्के विभिन्न आकार के होते थे, जिनमें गोल, चौकोर और आयताकार थे। आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था में, तो सातवाहनों ने दक्कन के समृद्ध खनिज संसाधनों जैसे करीमनगर, वारंगल से लौह अयस्क और कोलार क्षेत्र से सोना का दहन किया और उन्होंने ज्यादातर सिक्के सीसे के जारी किए जो दक्कन में पाए जाते थे। कृषि की बात करें तो धान की रोपाई सातवाहनों के लिए प्रसिद्ध कला थी। दूसरा है जिसमें दक्कन के लोग कपास का भी उत्पादन करते थे। इस प्रकार दक्कन के एक बड़े हिस्से में बहुत उन्नत ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित थी। ठीक है, तो ये थी सातवाहन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था। अगर बात करें सातवाहन सामाजिक संगठन के बारे में, तो जो सातवाहन थे मूलतः दक्कन की एक जनजाति प्रतीत होते हैं। सबसे प्रसिद्ध सातवाहन राजा गौतमीपुत्र ने ब्राह्मण होने का दावा किया और 4 वर्ण व्यवस्था को कायम रखा। सातवाहन ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने वाले शासक थे और बौद्ध भिक्षुओं में विशेषकर महायान बौद्ध को अनुदान देने के उदाहरण भी हैं। ठीक है, और भूमि अनुदान कह सकते हैं या भूमि दान देने के अभिलेख की सब क्या साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो वह मिले थे नानाघाट अभिलेख से कि सातवाहन वंश ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमि देता है। ठीक है, आगे है कारीगरों में गांधिका, जिन्हें इत्र बनाने वाले कहा जाता है, का उल्लेख दानदाताओं के रूप में किया जाता है। गांधी शीर्षक प्राचीन शब्द गांधिका से ही लिया गया है। सामाजिक संगठन में आगे बात करें तो उनके राजा का नाम उनकी माँ, जैसे गौतमी पुत्र हो गया या वशिष्ठ पुत्र हो गया, के नाम पर रखने की प्रथा थी, जो इंगित करता है कि महिलाओं का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान था। तो ये थी सातवाहन की या सातवाहन वंश की सामाजिक संगठन। ठीक है, आगे बात करते हैं सातवाहन वंश का वास्तुकला। तो सातवाहन चरण में कई मंदिर जिन्हें चैत्य कहा जाता था और मठ जिन्हें विहार कहा जाता था को उत्तर पश्चिमी दक्कन या महाराष्ट्र में ठोस चट्टान से बड़ी सटीकता और धैर्य के साथ काटा गया था, जिनमें पहला पॉइंट है कार्ले चैत्य पश्चिमी दक्कन में सबसे प्रसिद्ध है। दूसरा है नासिक के 3 विहारों पर नहपान और गौतमीपुत्र के शिलालेख है। तीसरा है जिसमें इस काल के सबसे महत्वपूर्ण स्तूप अमरावती और नागार्जुन कोंडा हैं। अमरावती का स्तूप मूर्तियों से भरा है जो बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्यों को दर्शाते हैं, और नागार्जुन कोंडा स्तूप में बौद्ध स्मारक और सबसे पुराने ब्राह्मणवादी ईंट मंदिर भी शामिल हैं। तो ये थी सातवाहन वंश की वास्तुकला। अब लास्ट रहेगा सातवाहनों का पतन। तो पुलमावी चतुर्थ को मुख्य सातवाहन वंश का अंतिम राजा माना जाता है। किसको अंतिम राजा माना जाता है? पुलमावी चतुर्थ को। और उन्होंने 225 ईस्वी तक शासन किया और उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य 5 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सातवाहनों का पतन हो जाता है। ओके, अब आती है बात क्वेश्चन सेट लगाने की। तो अभी तक आप लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर ली, अब हमारी बारी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन है आपके पास सिमुक, सुशर्मा, पुष्यमित्र और देवभूति। ठीक है, सिंपल है, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इसी ने की थी शुंग वंश की स्थापना। आगे बात करते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य सम्राट की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी।
तो ऑप्शन है आपके पास कुणाल, बृहद्रथ मौर्य, दशरथ मौर्य और शालिशुक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बृहद्रथ मौर्य। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को पराजित किया था? तो ऑप्शन है आपके पास मिनांडर, ऑप्शन बी है आपके पास आल्किडस, ऑप्शन सी है आपके पास हर्मिक्स और ऑप्शन डी है यूक्रेटाइडस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से संबंधित एक पुस्तक है। तो ऑप्शन है आपके पास अर्थव्यवस्था, विधि, व्याकरण और औषधि। ओके, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन है आपके पास पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद और विदिशा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो ऑप्शन है आपके पास कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, गौतमीपुत्र सातकर्णी और ऑप्शन डी है आपके पास पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाणिनि ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ऑप्शन है आपके पास मनुस्मृति, रघुवंशम, कथा सरित सागर और ऑप्शन डी है अष्टाध्यायी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अष्टाध्यायी। नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है आपके पास पतंजलि, गौतम, जैमिनी और शंकराचार्य। तो राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन ए, पतंजलि। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय में वह फले फूले? तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास कुषाण, पुष्यभुक्ति, सी है शुंग और ऑप्शन डी है गुप्त। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुंग वंश में। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है निम्न में से किस राजवंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व के आसपास की थी मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया? तो ऑप्शन है आपके पास वाकाटक, शुंग, गुप्त और चालुक्य। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, शुंग वंश। नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन है आपके पास चार्वाक, भगवान बुद्ध, शंकराचार्य और पतंजलि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पतंजलि। नेक्स्ट है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन है आपके पास सातकर्णी, ऑप्शन बी है सुशर्मा, ऑप्शन सी है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी और ऑप्शन डी है देवभूति। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर वह होगा ऑप्शन डी, देवभूति। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो ऑप्शन है आपके पास सारनाथ लेख, बेसनगर लेख, अयोध्या लेख और हाथी गुम्फा लेख। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अयोध्या लेख में। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 3 यहाँ पर कथन दिए हैं, बताना है कि कौन सा सही है। पहला है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ये सही है आपका। सेकंड है अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसके राज सिंहासन को हत्या लिया। तो यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। ठीक है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट पर चलें। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो आपके पास ऑप्शन है स्वप्नवासवदत्ता, ऑप्शन बी है मालविकाग्नि मित्र, ऑप्शन सी है मेघदूत और ऑप्शन डी है रत्नावली। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मालविकाग्नि मित्र, जिसकी रचना की कालिदास ने। नेक्स्ट है 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किए? तो ऑप्शन है आपके पास दशरथ, पुष्यमित्र, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर वह होगा ऑप्शन बी, पुष्यमित्र। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थे जो एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट थे। तो आज का जो वीडियो था वह कवर हो गया अपना शुंग वंश से लेके कर्ण वंश को और सातवाहन वंश को लेकर। ठीक है, आगे जो वीडियो रहेगा वह होगा गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों।